हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये 8th क्लास का चैप्टर है और मेनली आपको 6th क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए मैं इसका आज आपको इंट्रो दूंगी जो आपको 6th to 7th में मिलता है। उसके बाद 8th क्लास में थोड़ा डीपली ये चैप्टर चला जाता है। तो आज हम करेंगे ब्रिटिश राज इन इंडिया, जिसको मैंने आज एक नाम दिया है एज अ इंट्रो अपना चैप्टर का। तो ब्रिटिश राज इन इंडिया मीन्स ब्रिटिश का जब राज रूल्स इंडिया में चले थे, जब उसने एज अ उसको अपना शासन यहाँ पे स्थापित किया था इंडिया में, तो उससे रिलेटेड हम आज उसके बारे में मैं आपको इंट्रो दूंगी, इसलिए मैंने इसका नाम ब्रिटिश राज इन इंडिया रखा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ये भारत देश में सबसे ज्यादा जो स्पाइस थे, मसाले, उनकी सबसे ज्यादा उपज थी, तो उनकी ट्रेडिंग वो अपने हाथ में लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस पर हमारा पूरा बहुमत हो जाए, पूरी तरह से हम इसलिए हमारे अंडर आ जाए सारे स्पाइस। तो इसलिए 1600 में जो ब्रिटिश मर्चेंट थे, उन्होंने एक अपनी नई कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ईस्ट इंडिया को 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दी थी। क्वीन एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 1600 में परमिशन दी थी ताकि वो इंडिया के साथ एज अ कंपनी ट्रेड कर सके। अब जब कोई कंपनी वहां खुलती है, आपने देखा होगा जैसे सैमसंग कंपनी भी है, तो अगर सैमसंग कंपनी चाइना की है तो वो खाली चाइना से एक्सपोर्ट नहीं करती, उसकी कंपनीज यहाँ पर भी हैं जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर्स करती है। वहां से पार्ट्स आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वहां से जो उनके पार्ट्स आते हैं वो यहाँ जाके डिसेंबल होते हैं। उसी तरह इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन से स्टैब्लिश हुई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एज अ ट्रेडर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये 8th में जो चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, तो वो ट्रेड करने सबसे पहले हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग एज अ ट्रेडर हमारी भारत देश में आए थे। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियंस थे wants to control the spice trade as black pepper was in the great demand in Europe। जो हम यूरोपियंस थे उनके वहां पे ब्लैक पेपर की बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए वो ट्रेडिंग अपने हाथ में लेना चाहते थे कि सारे स्पाइस हमारे पास है, हम बेनिफिट्स उठाएं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, उस टाइम पर इंडिया में मुगल एम्पायर जहांगीर के रूल्स चलते थे। इंडिया वॉज रूलेड बाय मुगल एम्पायर जहांगीर। तो जहांगीर ने उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया था कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली कंपनी सेटअप कर सकती है। फर्स्ट कंपनी विल बी वाज सेटल्ड इन 1608। तो फर्स्ट कंपनी उन्होंने कहाँ खोली थी अपनी फैक्ट्री? सूरत में। सेकंड उन्होंने फिर खोली अपनी मद्रास। थर्ड उन्होंने खोली कैलकाटा, जिसका नाम रखा उन्होंने फोर्ट विलियम। ये बात आपको याद रखनी है, आपको एज ए एमसीक्यूज भी आ सकती है। थर्ड उन्होंने खोली थी कैलकाटा में, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। और फोर्थ उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी बॉम्बे में। आफ्टर दैट वो धीरे धीरे अपना सारा सेटअप बढ़ा रहे थे। वो एक तरह का मैं ये कहूंगी कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरे हाथ पैर फैला रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी कंपनीज खोलनी स्टार्ट कर दी। जो फोर्ट विलियम कंपनी थी वो धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करने लगी। एक्सपेंड करने का मतलब उसने अपना ही एक पोर्ट बनाया जहां से वो आगे इंपोर्ट करती थी यूरोप टू इंडिया। जो शिपमेंट से जाते थे यूरोप टू इंडिया, जो भी वो शिपमेंट जाते थे, उसने अपना एक पोर्ट बनाया था और उस पोर्ट का नाम उन्होंने रखा था फोर्ट विलियम। ठीक है। और ये जो यूरोपियन पोर्ट था, यहाँ पर इन्होंने एज अ सोल्जर्स भी अपने रखे थे ताकि ये अपने माल को, अपना जो भी स्पाइस वगैरह है, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी इनकी गुड्स हैं, उसको सेव कर सके। तो एक तरह का उन्होंने अपने सोल्जर्स भी यहाँ पर बुला लिए थे। और जो ये फोर्ट था यूरोप टू इंडिया का, ये किसने डिस्कवर किया था? वास्को डी गामा ने। ये रास्ता जो 22 सी जिसने डिस्कवर किया था, वो कौन था? वास्को डी गामा। अब आगे आते हैं, हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जो इनकी थर्ड फैक्ट्री थी कैलकाटा वाली, जिसको वो एक्सपेंड कर रहे थे बहुत ज्यादा लेवल पर, जहां उन्होंने अपने फोर्सेस भी, सोल्जर्स भी रख दिए थे। उस टाइम पर श्री उद दाउल जो थे वो बंगाल के नवाब थे।
तो उन्होंने जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश राज जो है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो अपनी अपनी कंपनी को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने उनको क्या कहा, रुकने के लिए, कि आप जो अपना ये स्टार्टिंग वर्क है, जो बढ़ाने का काम है, इसको रोको। बट उन्होंने उसको सरासर इनकार कर दिया, उन्होंने अपना काम नहीं रोका, इग्नोर किया उसके ऑर्डर को। तो उन्होंने जब उनको स्टॉप करने के लिए बोला कि आप अपना काम रोको ब्रिटिश को, तो उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने लिटरली उनको इग्नोर किया। इग्नोर करके वो अपना काम बढ़ाते गए, फैक्ट्री का अपने सोल्जर्स लाते रहे, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते रहे। उन्होंने बिल्कुल उसको इग्नोर करके अपने काम को आगे बढ़ाया। उसी चीज को देखते हुए जो ये नवाब थे, इन्होंने 1757 में एक लड़ाई हुई जिसमें वो डिफीट, हार गए थे। जो वो उनकी हार थी, जो वो बैटल 1757 में हारे थे, वो उनकी ब्रिटिश राज की पहली बिगनिंग थी। इंडिया में अपना पूरा स्वराज जमाने के लिए उन्होंने अपना पहला स्टेप रख दिया था। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो 1757 की बैटल थी शिरीज उद दाउल के साथ, वो जो बैटल थी, वो जो उसमें वो हारे थे, वो बिगनिंग थी ब्रिटिश राज की इंडिया पर अपना शासन करने की। अब बच्चों, हमने देखा कि जब ब्रिटिश राज यहाँ आया तो धीरे धीरे उसने क्या किया। आप जानते हैं ब्रिटिश राज का एक मशहूर स्लोगन है, फूट डालो शासन करो नीति। आप सबने सुना होगा, नॉर्मली हम सब भी अपनी बातों में बोलते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने यहाँ पर बैटल में तो वो उन्होंने उसको हराया और अपना फर्स्ट बिगनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। लेकिन अपने रूल्स फॉलो करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो राजाओं के बीच में, जैसे दो राजाओं की आपस में नहीं बनती है, तो एक राजा को उन्होंने अपना सपोर्ट दिया कि हम आपको सपोर्ट देंगे, आप उसको डिफीट करो, उसके साथ लड़ाई करो, उसको हराओ। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, फूट डालना शुरू किया राजाओं के बीच में, और उनको सपोर्ट करके उनसे पैसा लिया और उससे अपने हथियार बनाए, और उनके साथ उनसे पैसा लेकर उनको सपोर्ट किया कि हम आपको पैसा, आप हमें पैसा दो, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, अपने सोल्जर्स देंगे, आप उससे लड़ाई करो, उसके ऊपर शासन करो। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उनसे, राजाओं से ब्रिटिश राज ने जमीन और पैसा लेना शुरू किया, और उसी पैसे और जमीन को उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनकी वो फाइनेंशियली उनकी पावर स्ट्रॉन्ग होती गई, और उनको एक जगह भी, लैंड भी मिलती गई जो राजा के थ्रू उनको दी जाती थी एज अ उनको सपोर्ट करने के लिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपना जो बहुमत था पूरा स्थापित करने के लिए उन्होंने लोगों पर छोटे छोटे, जहां उनके पास जगह आ गई, जिस राज्य में उनके पास स्पेस आ गया, तो वहां के फार्मर्स पर, वहां के किसानों पर वो अत्याचार करते थे, उनसे टैक्स लेते थे, हाई टैक्सेस लेते थे, जिसका, और उसको कम रेट्स पे कहते थे। उनको रूल बना दिया था कि आपने ये ब्रिटिश ट्रेडर्स को ही सेंड करना है, आपने और किसी को नहीं बेचना, और वो कम रेट लगाते थे और कम रेट में उनको बेचना पड़ता था। और जो ये नहीं मानता था उनके रूल्स, उनको वो क्या करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे और उनको धमकी देते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा बहुमत जमाने की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद जब ये चीजें शुरू हुई तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई। तो जो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई वो कब हुई थी, आपकी 1857। 1857 में जो आपकी फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी, वो हुई थी कॉमन पीपल्स के बीच और सोल्जर्स क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। कॉमन पीपल्स तो आपको पता चल गया कि आम जनता इसलिए इसमें इंक्लूड थी क्योंकि उनपे अत्याचार हो रहा था, उनकी जो वो मेहनत कर रहे थे उसका उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था, बहुत कम ब्याज देनी पड़ती थी, हाई टैक्सेस उनको पे करने पड़ते थे, जिसकी वजह से कॉमन पीपल, जो आम आदमी था, आम नागरिक था, वो परेशान था। अब सोल्जर्स क्यों, सोल्जर इसलिए थे, ये जो विरोध हुआ उसका ये था कि जो सोल्जर्स थे, जो गन होती है, गन के अंदर एक कार्टेज होता है, वो जो उन्होंने नया बनाया था, कवर्ड किया था, जो इनकी रेवोल्यूशन ये हुई थी, कार्टेज जो वो उन्होंने बनाई थी, जो कवर्ड की थी, जो किससे कवर्ड होती थी, ग्रीस से, और वो ग्रीस किससे बनता था, एनिमल के फैट से, जिसको उस एनिमल के फैट से बने हुए कार्टेज को हिंदू और मुस्लिम, मैं आपको ध्यान रखना, हिंदू और मुस्लिम
दोनों जो वो थे सोल्जर्स, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसी को लेकर कॉमन पीपल्स और सोल्जर्स ने 1857 में विरोध किया था, लड़ाई हुई थी, जो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दी गई, जो फर्स्ट टाइम उनके रूल्स को लेकर मना किया गया कि जो अपना हक जमाना चाहते थे, स्वराज बनाना चाहते थे। उस टाइम पर सबसे पहले सामने नाम आया हमारा मंगल पांडे। ज्यादातर आप बच्चों ने मूवी भी देखी होगी मंगल पांडे की, नहीं देखी तो देख लेना, थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो मंगल पांडे जो थे वो एज अ सोल्जर थे इंडिया ईस्ट कंपनी में। वहां पर उन्होंने इसके लिए विरोध किया था, लड़ाई की थी, लेकिन उन्होंने एक लड़ाई के दौरान वो पकड़े गए थे, वो पकड़े गए थे, और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो बहुत जल्दी मंगल पांडे ने इसके लिए सबसे पहले विरोध किया, जिसका नाम सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद 1987 29 मार्च को लोगों ने कंपनी की पॉलिसीज और उसके जो न्यू कार्टेज के खिलाफ अपना जो ये इनका आंदोलन था वो चलता रहा। इसका मतलब मंगल पांडे के बाद जो भी आगे आंदोलन हुए वो चलते रहे, कंटिन्यूसली चलते रहे, जिसमें आगे जाके बहादुर शाह जफर, नाना साहिब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बेगम हजरत महल ऑफ अवध और तात्या टोपे, इन सब लोगों ने बीच में अपना पूरा सपोर्ट दिया, अपने पूरे उसके साथ वो लड़े, ताकि हमें जो ब्रिटिश राज है हम उसको बता सके कि इंडिया में उनका स्वराज नहीं स्थापित हो सकता। हाँ जी बच्चों, अभी तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कैसे इंडिया में आया एज अ ट्रेडर, धीरे धीरे उसने कैसे अपनी कंपनी बढ़ाई और उसके साथ उन्हें कैसे अपना रूल यहाँ पर चलाने शुरू किए। और जो हमारी फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें मंगल पांडे और कई नाम हमने उसमें रिकॉल किए। अब मैं आपको बताऊंगी जब ये वॉर हुई, ये विरोध किया गया 1857 का, उसके ब्रिटिश पर क्या इफेक्ट पड़े। तो जो वो विरोध हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, वो एक ब्रिटिश राज के लिए एक सीरियस थ्रेट था। क्या था कि उसको लेकर वो बहुत सीरियस हो गई कि इसका मतलब अगर हमें इंडिया में अपना पैर जमाने हैं तो हमें अपना पूरा बहुमत लाना होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पर उसके इफेक्ट क्या पड़े। पहला, जो रूल्स थे ईस्ट इंडिया, पहले कौन चला रहा था इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 4 कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश हो चुकी थी, बन चुकी थी, फॉर्म्ड हो गई थी। जो वो पहले इंडिया में जो रूल्स चला रहा था वो कौन चला रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो इंडिया पर खत्म हो चुकी थी। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडिया वॉज एंडेड। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, उसके रूल्स खत्म हो गए, नाउ इंडिया वॉज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट रूल्स। उसमें अब डायरेक्ट रूल्स किसके आगे, ब्रिटिश के। डायरेक्ट रूल्स किसके आगे, ब्रिटिश के। अभी तो बीच में उन्होंने एक मेडिएटर एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी को रखा हुआ था, लेकिन अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश अपना इंडिया में आया और उसने अपने रूल्स यहाँ पे फॉलो करने के लिए रख दिए, बना दिए। नाउ उसके लिए उन्होंने अगला स्टेप क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना गवर्नर जनरल अपॉइंट किया। किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया के लिए, कि जो यहाँ से गवर्नर जनरल उन्होंने अपॉइंट किया। 4th पॉइंट, इंडिया वॉज बिकम कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। और अब इंडिया जो थी वो ब्रिटेन का एक पार्ट बन चुकी थी, उसको उन्होंने ब्रिटेन का एक पार्ट बोल दिया था, स्थापित कर दिया था। और क्वीन विक्टोरिया, उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की महारानी स्थापित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि अब इंडिया का शासन क्वीन विक्टोरिया चलाएंगे। ये हो गया 4th। 5th इफेक्ट क्या पड़ा, ऑल द प्रिंसेस वर ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश राज। इंडिया के जितने भी राजा थे वो किसके अंडर आ गए, वो सारे आ गए हमारे ब्रिटिश राज के अंडर। अब वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ब्रिटिश रूल्स के अकॉर्डिंग वो राजा अब काम करेंगे।
इन सब से 1 2 3 4 5 इन पांचों का ये इफेक्ट पड़ा कि ब्रिटिश ने जो मुखौटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुखौटा पहना हुआ था वो उतार दिया। प्रॉपर उसने अपना फेस क्लियर किया कि ब्रिटिश अब तुम्हारे ऊपर कब्जा कर चुकी है, नाउ अब हमारे रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे। और इसी से इंस्पायर होकर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन थी उन्होंने फाइट किया ब्रिटिश के खिलाफ। किसके लिए? फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो ये हमारा पहला ब्रिटिश राज कैसे इंडिया में आई, वो कैसे स्टैब्लिश हुई इंडिया में, उसने कैसे अपना स्वराज स्थापित करना शुरू किया, उस टाइम पे कौन सी बैटल हुई और किस किस ने पार्ट लिया, उन सब के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दिया। जो अगर आप 8th क्लास का फॉर ट्रेड टू टेरिटरी भी अगर आप रीड करेंगे तो वो पूरे 5-6 पेजेस के अंदर यही सब दिया है, बट वो थोड़ा डिटेलिंग में है। तो उससे रिलेटेड भी थोड़ी समरी निकाल के मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने उसके बारे में इंट्रो दे दिया, जो मेन उसमें होगा उसमें बता के फिर हम इस चैप्टर को डन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं नोट्स भी आपको PDF एज अ PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग मी। थैंक यू।